Hello and welcome students. In today's video we are going to learn about the topic of education. Education से related जितने भी सब topics हैं उनके अंदर आप कौन से phrases, vocabulary words, idioms, कौन से ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके आप उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ईज़िली, ताकि एग्ज़ामिनर को क्लियरली आइडिया हो कि स्टूडेंट को क्लैरिटी है इस टॉपिक के हवाले से। तो आपको उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स आने चाहिए और वही हम बिल्ड करेंगे आज। एक मैं बहुत एक मज़े की चीज़ पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे एक रिसर्च की गई है जिसमें लिखा है कि एजुकेशन इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक इन द होल आइल्स एग्ज़ाम। ठीक है, अराउंड 22% ऑफ ऑल द राइटिंग टास्क 2 essays प्लस अ टॉप रिकरिंग थीम इन स्पीकिंग पार्ट्स 1 and 3। यानी राइटिंग के जो राइटिंग टास्क 2 है उसके अंदर प्लस स्पीकिंग के अंदर ये बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। सो आपको इसके अराउंड वोकैबुलरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि आपको एजुकेशन का जो मेन टॉपिक है उसके अंदर कुछ फर्दर सब टॉपिक्स हैं। कोई भी आपको टॉपिक आता है आपको एजुकेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए और आपकी आइडियाज़ की क्लैरिटी तब तक डेवलप नहीं होगी अगर आपको उन आइडियाज़ से मैच करते हुए अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स आपके पास नहीं हैं। हम इन वर्ड्स को आज प्रिपेयर करेंगे, इनको देखेंगे और मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगी कि किस तरह से जो कुछ सर्टेन सब टॉपिक्स हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अगर आप स्क्रीन पे देखें तो टोटल 10 सब टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इन सब टॉपिक्स के मैं आपको जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ। द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपका एक सब टॉपिक है। इसके अराउंड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि एजुकेशन की वैल्यू और पर्पस क्या है। ठीक है, वाई वी एजुकेट एट ऑल, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, एजुकेशन क्यों ली जाती है, इसकी क्या रीज़न है, पर्पस क्या है एजुकेशन लेने का। ठीक है, ये एक मेन टॉपिक है। इसी तरह से अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल एजुकेशन, आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली जो कैम्ब्रिज की बुक है मैंने नीचे दी हुई है, मुझे भी मैं देख के बताती हूँ आपको। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, कैम्ब्रिज की बुक 5 टेस्ट 3 पैसेज 1 में मैं आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चिल्ड्रन की एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन, ये बहुत कॉमन थीम है जो बार बार आपसे पूछा जाता है, तो उसके हवाले से आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए। ठीक, इसी तरह से स्कूलिंग एंड स्कूल सिस्टम, ठीक है, इसके हवाले से वोकैबुलरी वर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके अलावा हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये भी एक फर्दर टॉपिक है। टीचिंग, टीचर्स, पेडागॉजी, ठीक है, ये आपके मेन रिकरिंग थीम्स हैं, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। इनके हवाले से इनसे रिलेटेड आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको राइटिंग टास्क 2 के अंदर ये वाले जो एंगल्स हैं ये आपको बार बार आए हुए हैं। पर्पस ऑफ स्कूलिंग, नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, ठीक है, इसके हवाले से आपको टॉपिक आ सकता है। फिर फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डू यू एग्री और डिसएग्री, ये आपका आइल्स का ऐसे का क्वेश्चन है। इसी तरह से शुड यूनिवर्सिटीज़ फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी और एकेडमिक थेरी, यूनिवर्सिटीज़ को एम्प्लॉयबिलिटी पे वर्क करना चाहिए या फिर एकेडमिक थेरी पे। फिर एग्ज़ाम्स एंड कंटिन्यूस असेसमेंट, ट्रू मेजर ऑफ एबिलिटी, किस चीज़ से स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट है हम वो अच्छे से कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू या फिर हम उनकी वैसे असेसमेंट करें। ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से आपको क्वेश्चन आ सकता है। चिल्ड्रन एंड स्क्रीन टाइम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वेदर सम सब्जेक्ट्स शुड बी कंपल्सरी और ऑप्शनल, ये आपको टॉपिक्स पहले से, ये आपको आइल्स में ये सारे टॉपिक्स आए हुए हैं और इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके अराउंड आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होनी चाहिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पीकिंग के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 3 के अंदर आपको आए हुए हैं। इनको भी आप जो है वो प्रिपेयर करें। ठीक है, ये स्पीकिंग के कुछ टॉपिक्स हैं पार्ट 1 और से 3 में। पार्ट 1 में आपको जो टॉपिक्स आए हुए हैं, दीज आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, वेदर यू एंजॉयड स्टडिंग व्हेन यू वर अ किड। आपको पार्ट 2 के अंदर अ टीचर हु इन्फ्लुएंस्ड यू, अ स्किल दैट यू लर्नड, समथिंग यू न्यू, समथिंग न्यू दैट यू लर्न, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आते हैं क्यू कार्ड क्वेश्चन में जो आपका पार्ट 2 स्पीकिंग का पार्ट 2 का क्वेश्चन है। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर पर्पस ऑफ एजुकेशन आपको पार्ट 3 के अंदर जिसमें आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। आपने इनको प्रिपेयर करना है अच्छे से। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, हाउ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न डिफरेंटली, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ओपन एंडेड डिस्कशन क्वेश्चन है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदर योर कंट्री सिस्टम इज़ इफेक्टिव,
ठीक है, कि आपकी कंट्री में जो एजुकेशन का सिस्टम है इज़ इट इफ़ेक्टिव और नॉट। सो आपको ये सारे क्वेश्चंस के अराउंड, डिफरेंट थीम्स के अराउंड, इन टॉपिक्स के अराउंड अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स आने चाहिए और इन्हीं को ही हम आज प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम इनके ऊपर अपनी वोकैबुलरी को प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आप ये आपके फ़र्स्ट टॉपिक के अराउंड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन वर्ड्स को देखते हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ द पर्पज़ एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का पर्पज़ और उसके वैल्यू के अराउंड आपको वोकैबुलरी, अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्रेजेस जो हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको हम प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रॉडन योर होराइज़न। ठीक है, अपना जो होराइज़न है उसको ब्रॉड करना। इसका क्या मतलब होता है कि अपने नॉलेज को बढ़ाना। जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं तो यू आर एबल टू सी थिंग्स डिफरेंटली, यू आर एबल टू सी थिंग्स इन अ मोर वाइडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप अपने नॉलेज को अराउंड सर्टेन टॉपिक एक्सपैंड करें, अराउंड सर्टेन सब्जेक्ट एक्सपैंड करें। तो दिस इज़ ब्रॉडन योर होराइज़न। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन शी स्टडीड अब्रॉड हर होराइजन्स ब्रॉडनड इनॉर्मसली। जब उसने अब्रॉड स्टडी की तो उसके जो होराइज़न था वो बहुत ब्रॉड हो गया, इनॉर्मसली ज़्यादा। ठीक है, शी वॉज, आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखे, शी वॉज सडनली एक्सपोज टू न्यू कल्चर्स एंड फेमिलियर आइडियाज़ एंड वेज ऑफ थिंकिंग शी नेवर हैव हैड मेट बैक होम। ठीक है, शीड नेवर हैव मेट बैक होम, यानी जो बैक होम यानी जहाँ से वो आई थी तो वहाँ पे उनको वो सारे अनफेमिलियर आइडियाज़, कल्चर्स उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किए। तो जब वो अब्रॉड मूव हुई, उन्होंने वहाँ पे जब एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अब्रॉड मूव हुई तो उनके होराइज़न एक्सपैंड हुए। सो ये आप इसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने एजुकेशन के ऐसे के अंदर। सो ये नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वेल राउंडेड एजुकेशन। अ वेल राउंडेड एजुकेशन का मतलब क्या? बैलेंस्ड, डेवलपिंग इन मैनी एरियाज़। ठीक है, एक एजुकेशन होती है जो कि आपको सिर्फ पढ़ाई करवाती है, लाइक आप पढ़ते हैं, और एक अनदर टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ विच इज़ अ वेल राउंडेड एजुकेशन जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को कवर करते हैं। आपकी ग्रूमिंग होती है, आप उसके अंदर कुछ टेक्निकल स्किल्स लर्न करते हैं, आप उसके अंदर क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं अपनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक बहुत बैलेंस्ड वे में आपकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है बल्कि आप उसके साथ साथ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ना सिर्फ आप एजुकेशन हासिल करते हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आप स्किल्स को लर्न करते हैं, लाइक एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। सो इसको हम कहते हैं अ वेल राउंडेड एजुकेशन। एग्जांपल देखते हैं। अ वेल राउंडेड एजुकेशन डजंट जस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। सो यू लीव स्कूल एज अ कंप्लीट पर्सन, नॉट जस्ट अ टेस्ट टेकर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज इज़ टू इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये एक ईजियर फ्रेज़ है, यानी आपको एक लाइफ लॉन्ग आपके अंदर पढ़ने का, सीखने का एक जज्बा पैदा हो जाए। ठीक है, अच्छे टीचर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। ग्रेट टीचर्स इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग इन देयर प्यूपल्स, यानी अच्छे टीचर्स का क्या काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को लर्निंग का एक उनमें एटीट्यूड बिल्ड करें, कि वो हमेशा जहाँ पे भी हो लाइफ में वो सीखने का उनका एटीट्यूड हो। ठीक है, स्लोली प्लांटिंग अ क्यूरियोसिटी सो डीप दैट द चिल्ड्रन कीप रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग लॉन्ग आफ्टर दे हैव लेफ्ट द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम की लर्निंग के बाद भी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, जो स्टूडेंट्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दें ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनकी चलती रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ टू नर्चर पोटेंशियल। टू नर्चर पोटेंशियल का मतलब टू फीड एंड डेवलप एबिलिटी। इसका क्या मतलब? इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अ गुड स्कूल नर्चर्स एवरी चाइल्ड्स पोटेंशियल, केयरफुली डेवलपिंग देयर नेचुरल स्ट्रेंथ्स अंटिल हिडन एबिलिटीज़ ग्रो इनटू रियल यूजेबल स्किल्स। ठीक है, टू नर्चर पोटेंशियल। सो योर नेक्स्ट फ्रेज इज़ टू ले फाउंडेशन फॉर। वो कहते हैं ना, बुनियाद को सेट करना। सो समथिंग दैट इज़ फाउंडेशनल फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लर्निंग। आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रीडिंग एंड राइटिंग चिल्ड्रन मास्टर एट 5 lay the foundations for everything else. विदाउट दैट सॉलिड बेस ऑल लेटर लर्निंग कोलैप्सेस। ठीक है, यानी अर्ली ऑन जो बच्चे अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं लर्निंग की लाइफ में, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स डेवलप कर लेते हैं अर्ली ऑन, यानी बचपन में जो चीज़ वो डेवलप कर लेते हैं वही उनको हेल्प आउट करती है लेटर ऑन इन लाइफ, ताकि उनकी उससे लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। वो सॉलिड बेस बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज लर्निंग की जो स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च है, वो भी यही कहती है कि जो बच्चे अर्ली ऑन लाइफ
लाइफ में अर्ली ऑन एक लैंग्वेज को लर्न करते हैं, लैंग्वेज का एक्सपोजर उनको होता है, राइटिंग रीडिंग की स्किल्स वो अर्ली ऑन लाइफ में डेवलप कर लेते हैं, तो उनको लेटर ऑन इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन योर आर्ग्यूमेंट के वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उस पर वर्क करना क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ पेरेंट्स एंड द टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ये एक बहुत मज़े का वर्ड है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ठीक है, इसको आप ये इसका मीनिंग है अ जेन्युइन हंगर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, what sets top students apart in intellectual curiosity? A restless need to keep asking why and to understand how things really work rather than just accepting facts. जिन स्टूडेंट्स में एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को बस उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते जैसे उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया है, जैसे बड़ों ने उनको बताया। वो हमेशा उनमें एक क्यूरियोसिटी रहती है टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, के दे वांट टू नो, दे वांट टू रियली अंडरस्टैंड अबाउट सर्टेन थिंग्स, सो इंटेलेक्चुअली दे आर ऑलवेज क्यूरियस। इसके लिए जो फ्रेज़ है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। जो भी आपके अच्छे इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो स्टूडेंट्स की जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है उसको ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करें, ताकि जो हर एक स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो नर्चर हो सके। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? टू बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, यानी क्रिटिकली। Okay, so your next word is to cultivate critical thinking. Critical thinking, the ability to reason. ठीक है, reasoning की ability, question करने की ability. Instead of making pupils memorize answers, schools should cultivate critical thinking, training them to question claims, weigh evidence, ठीक है, weigh evidence and reach their own conclusions. ये टीचर्स का काम ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को बताएं अबाउट द ट्रूथ, बल्कि टीचर्स का ये काम है कि वो स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप करें, कि दे आर एबल टू, कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक उनमें डेवलप करवाएं कि दे आर एबल टू क्वेश्चन नॉलेज, दे आर एबल टू क्वेश्चन द बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं और उनको सिखाते हैं कि आपने क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। ठीक है, सो ये एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्कूल का ये काम होता है। नेक्स्ट फ्रेज इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, अ स्मॉल स्टेप लीडिंग टूवर्ड्स अ बिगर गोल। ठीक है, इसका ये मीनिंग है अ स्टेपिंग स्टोन, यानी आपका एक मेन गोल है तो उस गोल तक डायरेक्टली पहुंचने से पहले आपने कुछ अपने लिए गोल्स फर्दर सब गोल्स सेट करने, ठीक है, छोटे गोल्स बनाने हैं। सो वो जो सारे स्टेप्स हैं जो आपको मेन गोल तक लेके जाएंगे, दोज आर योर स्टेपिंग स्टोन्स या फिर स्टेपिंग स्टोन। फर्स्ट जॉब इज़ रेयरली द डेस्टिनेशन बट अ स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग बिगर। ठीक है, जो आपकी पहली जॉब होती है वो एक आपकी डेस्टिनेशन नहीं होती, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन। इसी तरह से टू इक्विप स्टूडेंट्स विद का मतलब टू गिव देम टूल्स स्किल्स दे नीड। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टूडेंट्स को कोई मटीरियल चीज़ें प्रोवाइड करनी है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि जो स्किल्स स्टूडेंट्स को, सॉफ्ट स्किल्स सिखाना, स्टूडेंट्स को क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी सिखाना, ये टीचर्स का काम होता है। तो उनको इस चीज़ से, इन स्किल से इक्विप करें, उनको ये चीज़ सिखाएं। अ मॉडर्न करिकुलम शुड इक्विप स्टूडेंट्स विद रियल यूजेबल स्किल्स, हैंडिंग देम टू द प्रैक्टिकल टूल्स दे एक्चुअली नीड इन अ फास्ट चेंजिंग जॉब मार्केट। बहुत से जो इस तरह के करिकुलम्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो कि एजुकेशन सिस्टम अप टू डेट नहीं होते, वहाँ पे इस तरह के बहुत सा करिकुलम जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। जब वो स्टूडेंट्स, जब वो कह लें कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि करंटली इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। सो ये टीचर्स का काम है, कि इंस्टीट्यूट्स का काम है कि वो मॉडर्न करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली इक्विप हों सर्टेन सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स दोनों के साथ। ओके, आपका नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब द क्वाइट सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ग्रोथ। जब आप कि अपना एक गोल अचीव करते हैं, छोटा या बड़ा, तो आपको एक सेल्फ फुलफिलमेंट फील होती है, आपको एक अच्छा लगता है कि मैंने, ये मेरा गोल था और मैंने ये अचीव कर लिया। ठीक है, सो फॉर
Some learning has nothing to do with memory, they study purely for self fulfillment. ठीक है, the deep private satisfaction of growing into the person they want to be. जब आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो you develop into a person that you want it to be, so it fulfills you. ओके क्लास, सो ये थे आपके पर्पस एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल एजुकेशन. इनसे रिलेटेड क्या वोकैबुलरी वर्ड्स हैं हमारे पास, लेट्स एक्सप्लोर देम. द फॉर्मेटिव ईयर्स. अच्छा, इनको आपने स्पीकिंग के लिए भी यूज़ करना है. सो अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, डू लुक इट अप. इसको फ़ौरन से गूगल करें और चेक करें कि उसकी क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और उसके साथ प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा, तो आपको वो आ जाएगी. लेकिन उसको जस्ट इग्नोर नहीं करें, ठीक है. यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स दैट वी आर लर्निंग राइट नाउ, ताकि आप जब स्पीकिंग करें, स्पीकिंग के टेस्ट की प्रैक्टिस करें, तब भी आपको पता है कि यही टॉपिक्स आपको आएंगे. सो आपको इनको बोलना भी सही से आना चाहिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ. सो फर्स्ट वर्ड इज़ द फॉर्मेटिव ईयर्स. फॉर्मेटिव ईयर्स का मीनिंग है द अर्ली ईयर्स दैट शेप अ पर्सन. फॉर्मेटिव ईयर्स का मतलब अर्ली चाइल्डहुड को भी कहते हैं. फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट है, वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं. अ चाइल्ड्स फर्स्ट 5 years आर द फॉर्मेटिव ईयर्स, द पीरियड दैट शेप्स देयर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज सो पावरफुली दैट द अफेक्ट्स लास्ट अ लाइफ टाइम. ठीक है, तो जो जब भी आपने अर्ली चाइल्डहुड का टॉपिक एक्सप्लोर करना है तो उसमें एक ये क्वेश्चन आता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. तो उसके अंदर आप ये फॉर्मेटिव ईयर्स की बात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन, बिकॉज द अर्ली ईयर्स आर फॉर्मेटिव ईयर्स. ठीक है, ये शेप करते हैं उनके फ्यूचर ईयर्स को. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो वर्ड है ये आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिक, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो आपके माइंड की एबिलिटीज़ को केटर करता है, ये वर्ड लेके उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, play isn't wasted time. So let's look at the sentence. Play isn't wasted time. It drives cognitive development, steadily build the child's ability to think, remember, reason and solve problems. ठीक है, जो प्ले है इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च हुई है कि अ प्ले इज़ नॉट जस्ट प्ले. ऐसा नहीं कि बच्चे टाइम वेस्ट करें. प्ले के थ्रू बच्चे बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती हैं. उनको कॉग्निटिव स्किल्स सीखने को मिलती हैं व्हेन दे आर प्लेइंग. ठीक है, प्ले इज़ लाइक देयर, प्ले के बारे में कहा जाता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, बिकॉज ये उसका लर्निंग का पार्ट होता है. सो प्ले के बारे में आप ये बात कर सकते हैं कि प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर चिल्ड्रन. द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग, द बेसिक फर्स्ट पीसेज एवरीथिंग रेस्ट ऑन. ठीक है, ये भी वो फाउंडेशनल वाला जो हमने वर्ड किया था पीछे, टू ले द फाउंडेशन फॉर. ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये वाला वर्ड पढ़ा था टू ले द फाउंडेशन फॉर, ये एग्जैक्टली यहाँ से मैच कर रहा है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, द बेसिक फर्स्ट पीसेज एवरीथिंग रेस्ट ऑन. रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल मैथ्स are the building blocks of learning, the essential first pieces on which every later subject is built. ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि रीडिंग, राइटिंग और सिंपल मैथ्स जो हैं वो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी ये फाउंडेशन है और इसके ऊपर जो बाकी फ्यूचर की लर्निंग है स्टूडेंट्स की वो डिपेंड करती है, वो डेवलप होती है इनके ऊपर. सो अगर ये अच्छे से स्टूडेंट्स कर लें, चिल्ड्रन जो हैं वो डेवलप कर लें अपनी स्किल्स को, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लर्निंग के. लेटर ऑन इट्स ईजियर फॉर देम टू लर्न फर्दर थिंग्स, और वो सही से बाकी चीज़ों को भी लर्न कर सकेंगे अगर उनकी अर्ली ऑन लाइफ में ये जो एसेंशियल फर्स्ट पीसेस हैं ये प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड हैंडल नंबर्स. ठीक है, न्यूमरेसी का मतलब क्या है? न्यूमरेसी नंबर्स से आया है और लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड. सो चिल्ड्रन हु लीव प्राइमरी स्कूल विदाउट सॉलिड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, the ability to read, write and manage basic numbers, struggle in every subject that follows. ठीक, ये आप पाकिस्तान में स्पेशली जो चाइल्डहुड लिटरेसी का रेट है जो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, उसके ऊपर आप जब डिस्कस करें तो आप ये इस तरह से इस सेंटेंस को लिख सकते हैं. लर्निंग थ्रू प्ले.
absorbing ideas through games and activity। चिल्ड्रन के लिए प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला पार्ट था हमने यहाँ पे भी इसको डिस्कस किया कि प्ले कितना इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी लर्निंग थ्रू प्ले, इन अर्ली ईयर्स लर्निंग थ्रू प्ले वर्क्स बेस्ट। चिल्ड्रन टेक इन आइडियाज़ नेचुरली वाइल बिल्डिंग, ड्राइंग एंड pretending विदाउट इवन रियलाइजिंग दे आर बीइंग टॉट। ये सारी जो प्लेज हमें लगता है कि ये बच्चे खेल रहे हैं, बट दे आर डेवलपिंग देयर कॉग्निटिव स्किल्स, दे आर डेवलपिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो प्ले जो है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। Next is a nurturing environment. A nurturing environment is a warm, safe, encouraging setting. So, children flourish in a nurturing environment, a warm, supporting space where they feel safe and are free to make mistakes without fear. ठीक है, तो बच्चों के लिए जो एक nurturing environment है वो बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे वो उनको कोई डर ना हो कि वो अगर मिस्टेक कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। जब बच्चों को ये डर होगा कि हमने मिस्टेक करेंगे तो पनिशमेंट आएगी, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो कभी भी जब रिस्क नहीं लेंगे तो वो उनकी लर्निंग नहीं होगी। सो नर्चरिंग इन्वायरमेंट उनके लिए एक अप्रिशिएटिव इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो छोटी सी भी अपनी कोई छोटे छोटे गोल्स जो हैं वो अचीव करें तो वहाँ पे उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, सपोर्टिव स्पेस हो उनकी, जहाँ पे उनको कोई डर ना हो। ठीक है, वो सेफ़ फील करें। दिस इज़ अ नर्चरिंग इन्वायरमेंट। उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी कॉग्निशन डेवलप होती है। इसी तरह से इम्प्रेशनेबल का मतलब होता है क्लास कि बहुत जल्दी किसी चीज़ का असर ले लेना, बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाना। ठीक है, क्विक टू कॉपी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, सो इसलिए कहते हैं कि उनके सामने लड़ना नहीं चाहिए, उनके सामने कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आप कहें कि वो ये चीज़ लर्न करेंगे। बहुत से लोग जो कह लें कि बच्चों के सामने अवॉइड करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ठीक है, ताकि क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इम्प्रेशनेबल होते हैं, फ़ौरन से चीज़ को लर्न कर लेते हैं, देख के लर्न करते हैं। Example is small children are highly impressionable. Their minds soak up whatever they see. Their minds soak up whatever they see. उनके minds जो हैं soak up, जैसे sponge पानी को सोक कर लेता है, इसी तरह से छोटे बच्चों के जो माइंड्स हैं वो फ़ौरन से जो देखते हैं उसको लर्न कर लेते हैं। सो एडल्ट्स अराउंड देम शेप देयर बिहेवियर इनॉर्मसली। अगर आप किसी बहुत छोटे बच्चे को देखें, बहुत एग्रेसिव है, तो वो उसने चीज़ लर्न की है अपने किसी एडल्ट से जो उसके अराउंड होते हैं। सिमिलर गोज़ विद द किड हु इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत स्वीट है, तो उसने अपने अराउंड जो एडल्ट्स हैं उनको इसी तरह से इसी बिहेवियर को कह लेंगे प्रैक्टिस करते हुए देखा है, जिसको वो देख के लर्न करते हैं, बिकॉज किड्स आर इम्प्रेशनेबल। ठीक है, इसी तरह से टू ग्रास्प द बेसिक्स। ग्रास्प द बेसिक्स का मतलब टू अंडरस्टैंड द कोर फंडामेंटल्स। चूँकि आपको पता है कि ये जो हमारा टॉपिक है जिसको बेसिकली हम लर्न कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक जो है बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड फाउंडेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है, कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चों की फाउंडेशन कैसे डेवलप होती है। तो इसी तरह से टू ग्रास्प द बेसिक, सो टू ग्रास्प द बेसिक्स भी आपका उसी बात से रिलेटेड है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए आप। टू ग्रास्प द बेसिक्स भी आपका जो मेन सब टॉपिक है चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल एजुकेशन, जिसमें फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा। तो इसमें टू ग्रास्प द बेसिक्स यानी आप बिल्कुल बेसिक्स फंडामेंटल लर्निंग के बारे में यहाँ बात हो रही है। वंस अ चाइल्ड हैज़ ग्रास्प्ड द बेसिक्स, द कोर आइडियाज़, एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सडनली स्टार्ट्स टू मेक सेंस। ठीक है, बेसिक्स जो हैं जब बच्चों की क्लियर हो जाती हैं तो उनको लेटर ऑन बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी में उनको इशू नहीं होता। इसी तरह से टू फॉल बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना। टू प्रोग्रेस मोर स्लोली दैन द अदर्स, दूसरों से पीछे रह जाना। अ चाइल्ड हु मिसेस दोज क्रूशल अर्ली लेसन्स सून फॉल बिहाइंड, स्लिपिंग फर्दर एंड फर्दर बिलो द लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स। ठीक है, सो इसलिए जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें जो टीचर्स हैं और एडल्ट्स हैं उनको चाहिए कि बच्चों की अच्छे से देखें कि वो प्रॉपर्ली चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग बिहाइंड देयर क्लास वर्क और देयर प्रोग्रेस। योर लास्ट फ्रेज इज़ टू सेट अ चाइल्ड अप फॉर सक्सेस। इसका क्या मतलब है?
To give a strong early advantage, for example, a good preschool sets a child up for success. कि आप उसको जब एक बच्चे को formative years में ही एक अच्छे प्री स्कूल में डालते हैं तो वो फिर he is set for success, ठीक है ना. Giving them such a strong head start that they are already ahead before formal schooling years even begin. यानी वो शुरू से ही अपने उनके जब फॉर्मल स्कूलिंग से पहले ही उनकी इतनी अच्छी बेस बन जाती है कि वो फिर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और वो दे आर सेट फॉर सक्सेस. ठीक है, तो ये थे क्लास आप लोगों के सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स. ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड टॉपिक. थर्ड टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड स्कूल सिस्टम. और इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं और इनको लर्न करते हैं. कंपल्सरी एजुकेशन. Compulsory education is schooling that is required by law. ठीक है, so for example in most countries education is compulsory. आगे उन्होंने लिखा है by law every child must attend school until a certain age whether the family likes it or not. ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डिस्करेज करती हैं होम स्कूलिंग को. ठीक है, वो कहती है नहीं होम स्कूलिंग नहीं करनी, आपको आपके चाइल्ड ने ये एजुकेशन जो है ये स्कूल जाके ज़रूर लेनी है. सो इट इज़ compulsory by law. So compulsory education is your vocabulary word. State versus private schools. इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट, स्टेट स्कूल्स का मतलब आपके गवर्नमेंट स्कूल्स, private schools का मतलब where you pay fee for your children to learn. The debate over state versus private schools is really about money. Free government run schools on one side and expensive fee paying ones are on the other. ठीक है, so the debate over state versus private schools is really about money. Free government run schools on one side and expensive fee paying ones on the other. ठीक है, तो ये आपका जो फ्री जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अगर क्वालिटी एजुकेशन ना हो, अगर आपका स्कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा ना हो तो फिर पेरेंट्स आर बाउंड टू सेंड द चिल्ड्रन टू अ हाई फ़ी पेइंग स्कूल. ठीक है, तो इसीलिए स्टेट को चाहिए कि वो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अपना अच्छा करे ताकि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऑन द वर्किंग क्लास पेरेंट्स ये कट हो सके. ठीक है, योर नेक्स्ट फ्रेज इज़ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. ठीक है, अब इसमें देखें ट्रीटिंग एवरी स्टूडेंट द एग्जैक्ट सेम वे. ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसकी. अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टीचिंग 30 वेरी डिफरेंट चिल्ड्रन इन एग्जैक्टली द सेम वे. जब आप सब स्टूडेंट्स को एक तरह से ही टीच करते हैं तो फिर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट लर्निंग कैपेबिलिटी होती है. कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उनको सुन के सही से समझ आता है, कुछ स्टूडेंट्स को देख के समझ आता है. तो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो अपने लेसन प्लान्स इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हर स्टूडेंट को की जो एबिलिटी है वो उसमें केटर हो जाए. वो विजुअल डेटा भी दिखाते हैं, विजुअली भी स्टूडेंट्स को समझाते हैं, लिख के भी समझाते हैं, होमवर्क में रिटर्न वर्क भी देते हैं और बोलते भी हैं साथ, ताकि सारी चीज़ें कवर हों. स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ऑल राउंडर अप्रोच रखते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकें. फिर ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स विद फार टू मैनी स्टूडेंट्स. जिन क्लासरूम्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड है. इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स विद वन टीचर फेसेस 50 or 60 pupils, it becomes almost impossible to give any single child proper attention. ठीक है, तो अगर एक क्लासरूम में 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं तो फिर टीचर की अटेंशन किसी भी एक स्टूडेंट के ऊपर नहीं होगी. ये एक प्रॉब्लम होता है. ठीक है, इसी तरह से अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, अ क्लासरूम दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स. ठीक है, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जब एक क्लासरूम का होगा तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो बेटर वे में लर्न कर सकेंगे. दे विल फील एनकरेज्ड, दे विल फील लिसन्ड, दे आर अनअफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स और आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, वो क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे, दे डू नॉट हैव एनी फियर. तो ये ऐसे क्लासरूम को कहते हैं एक सपोर्टिव लर्निंग बेस्ड क्लासरूम. ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लब्स एंड स्पोर्ट्स आउटसाइड नॉर्मल लेसन्स. ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि आपकी क्लासरूम की लर्निंग से थोड़ी हट के हैं. द क्लब्स, टीम्स, सोसाइटीज़. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो स्कूल्स में होती हैं ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर में आती हैं. सो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर. अ डिस्ट्रप्टिव प्यूपिल का मतलब अ स्टूडेंट हु कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट्स द क्लास इज़ अ डिस्ट्रप्टिव प्यूपिल. नेक्स्ट वर्ड इज़ truancy, staying away from school without permission. High rates of truancy.
High rates of truancy, children regularly skipping schools without permission, are often an early warning sign of trouble at home. ठीक है, जो स्टूडेंट्स स्कूल को बंक करते हैं ये किस चीज़ की निशानी होती है? दिस इज़ अ साइन दैट दे आर हैविंग सम ट्रबल एट होम. ठीक है, टू एनरोल, टू ऑफिशियली साइन अप, टू जॉइन. ठीक है, इसी तरह से टू ड्रॉप आउट, टू लीव स्कूल विदाउट फिनिशिंग. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्ली स्कूल ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्कूलिंग में और द स्कूल सिस्टम के टॉपिक के अंदर आप इनको डिस्कस कर सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक इज़ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी. ठीक है, इससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं. हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी. आफ्टर स्कूल सम गो स्ट्रेट इनटू वर्क while others move into higher education, which is university level study leading to a degree, जहाँ से आपको डिग्री मिलती है. To pursue a degree, to study towards a qualification, किसी भी स्टडी या क्वालिफिकेशन के लिए, डिग्री के लिए बेसिकली पढ़ाई करना. More young people than ever choose to pursue a degree, spending 3 to 4 years at university working towards a formal education. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के लिए जो बहुत से लोग हैं वो अब एक डिग्री को परसू करते हैं. एकेडमिक रिगर का मीनिंग है अ डिमांडिंग हाई इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड. एग्जाम्पल इसकी सेंटेंस देखते हैं. What makes a top university great is its academic rigor, the demanding, no shortcut standard that forces students to think deeply and work hard. कि स्टूडेंट्स के पास कोई और चारा नहीं है कि इसके बजाय कि वो अपना हार्ड वर्क करें और डीप थिंकिंग करें, उसके साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपने काम पे बेसिकली फोकस करें. ठीक है, इसके अलावा दे विल नॉट गेट पास्ट. तो ये जो एकेडमिक रिगर है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एक कैरेक्टर है. इसी तरह से a prestigious institution. Prestigious institution, highly respected university. Graduating from a prestigious institution, one of those famous highly respected universities that everyone recognizes. ठीक है, इसका ये बेसिकली मीनिंग है prestigious institution का. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट डेट. ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन एक्वायर करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनको स्टूडेंट डेट और स्टूडेंट लोन्स का बहुत एक मेजर इशू जो है वो फेस करना पड़ता है. मनी स्टूडेंट्स ओ फ्रॉम ट्यूशन कॉस्ट. ठीक है, फिर इसी तरह से ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी. इसका मतलब है हाउ ईज़िली ग्रेजुएट्स फाइंड वर्क, यानी जो ग्रेजुएट्स हैं उनको वर्क कितनी जल्दी मिलता है. Universities are now judged on graduate employability, यानी how quickly and successfully their students actually find job after they leave. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी यूनिवर्सिटी को टेस्ट करने में कि उसका क्या स्टैंडर्ड है, और यूनिवर्सिटीज़ को अब इस बेसिस पे जज किया जाता है. ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स का मतलब फार मोर ग्रेजुएट्स दैन द जॉब्स, यानी ग्रेजुएट्स अब ज़्यादा हैं और जॉब्स जो हैं वो कम हैं. ठीक है, मैनी डिग्री होल्डर्स दैन ग्रेजुएट जॉब्स, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी या बिजनेसेस ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं. सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स हैं और उतनी जॉब्स नहीं हैं. सो इस टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर एजुकेशन कोई क्वेश्चन आता है अगर इस तरह का. ठीक है, तो वो आप उसमें ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स या फिर आप स्टूडेंट डेट के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है टू ब्रॉडन करियर प्रॉस्पेक्ट्स, टू ओपन अप मोर एंड बेटर जॉब ऑप्शंस. ठीक, अ मास्टर्स डिग्री कैन ब्रॉडन योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स. मास्टर्स डिग्री जो है वो आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ा सकती है, ओपनिंग अप फार वाइडर रेंज ऑफ हायर पेड रोल्स दैन a first degree alone. So a master's degree is often considered a stepping stone towards your employability, or you can say higher employability ratio. A brain drain, ये बहुत एक मज़े का वर्ड है. Skilled people leaving a country for better opportunities. ये आपको आइल्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसे के अंदर जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो वर्क के लिए young people they leave their own country to find better jobs and better opportunities. तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए जो आप वर्ड अच्छा वोकैबुलरी का फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ब्रेन ड्रेन. ठीक है, स्किल्ड पीपल लिविंग अ कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. लो सैलरीज एट होम हैव कॉज्ड ब्रेन ड्रेन with the country's brightest graduates packing up and moving abroad in search of
बेटर पेइंग जॉब्स, ठीक है। तो बेसिकली जो बेटर पेइंग जॉब्स के लिए कंट्री के ग्रेजुएट्स जो हैं वो कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक ब्रेन ड्रेन है। इसको लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ब्रेन ड्रेन। And your last word is the vocational route, a practical skill based path instead of university. Not every student suits essays and exams. Many do far better on vocational route, learning a practical trade through hands on learning. बहुत से students, ज़रूरी नहीं है कि हर student जो है वो एक traditional learning ही करें और तभी वो successful हों। बहुत से students they who are good in vocational skills, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद दे कैन लैंड ऑन अ गुड जॉब। सो ये आपके वर्ड्स थे हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सो द फिफ्थ टॉपिक इज़ गोइंग टू बी टीचिंग, टीचर्स एंड पेडागोजी। टीचिंग के बारे में, टीचर्स के हवाले से आपको एजुकेशन के मेन टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने किस तरह के वोकैबुलरी वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करनी है, कौन से आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। So, teaching, teachers and pedagogy. So first of all, pedagogy, इसका क्या मीनिंग है? The method and art of how teachers teach. ठीक है? The way that teachers teach, the method and art of how teaching is done. Teaching किस तरह से की जाती है, किस मेथड से की जाती है, इसके हवाले से। Modern pedagogy, the whole art and method of how teachers actually teach. इसकी methodology को pedagogy कहते हैं, ठीक है। How favors discussion, now favors discussion and group work over long and one-way lectures. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अब जो है जिस तरह से कोचिंग की जाती है, अब ज़्यादा लेक्चर बेस्ड कोचिंग नहीं होती, इंटरैक्टिव कोचिंग ज़्यादा होती है। सो इस तरह के कोचिंग स्टाइल को हम मॉडर्न पेडागोजी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज़ टू एंगेज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एंगेज करना, टू कैप्चर एंड होल्ड देयर इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को होल्ड करना, कैप्चर करना। अ गिफ्टेड टीचर नोज़ हाउ टू एंगेज स्टूडेंट्स, ड्राइंग देम इन एंड होल्डिंग देयर अटेंशन सो कम्प्लीटली दैट इवन बोर्ड टीनेजर्स स्टार्ट टू केयर। सो अ गिफ्टेड टीचर इज़ वन जो कि स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाते हैं कि उनकी अटेंशन और उनका इंटरेस्ट जो है वो अपने मेन सब्जेक्ट या टॉपिक के अंदर वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट फ्रेज इज़ टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट टू लाइफ, टू मेक इट विविड एंड एक्साइटिंग। टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट टू लाइफ का मतलब कि किसी सब्जेक्ट में जान डाल देना, उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना, इतने अच्छे से उसको पढ़ाना कि स्टूडेंट को एक्चुअल में वो स्टोरीज़ जो हैं वो अपने अराउंड चलती फिरती नज़र आएँ, वो फिनोमेना या जो भी टॉपिक्स हैं वो उनको अच्छे से लाइक रियल लाइफ में भी उस चीज़ की उसकी समझ आए। शी हैड अ रियल गिफ्ट ऑफ ब्रिंगिंग हिस्ट्री टू लाइफ, टेलिंग द स्टोरीज सो विविडली का मतलब होता है क्लियरली, दैट डस्टी ओल्ड इवेंट्स सडनली फेल्ट रियल एंड थ्रिलिंग। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये आपकी मॉडर्न पेडागोजी में स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है। इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग द होल लेसन इज़ बिल्ट अराउंड व्हाट द लर्नर्स नीड टू डू रादर देन अ टीचर सिंपली डिलीवरिंग फैक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट। यानी टीचर सिर्फ फैक्ट्स डिलीवर नहीं करते बल्कि लर्नर के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को सिखाया जाता है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है ये एक मॉडर्न पेडागोजी की एक लर्निंग टेक्निक है। रूट लर्निंग का मतलब टू मेमोराइज, ROTE। रूट लर्निंग का मतलब होता है जैसे उर्दू में हम कहते हैं रट्टा लगाना, याद करके चीज़ को कह लें कि चीज़ को याद करना, मेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करना उस चीज़ की। ठीक है, तो इसके जो मीनिंग है, इसका जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं। रिपीटिंग एंड मेमोराइजिंग फैक्ट्स ओवर एंड ओवर, यानी बार बार एक चीज़ को जिस तरह से याद करते हैं उसको रिपीट करना, मेमोराइज़ करने की कोशिश करना, उसको समझे बगैर। ठीक है, तो दिस कॉजेज़ टू स्टूडेंट्स टू फेल एन एग्ज़ाम। ठीक है, सो ये आपकी एक चीज़ है। स्पून फेड स्टूडेंट्स, स्पून फेड स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि बस टीचर हमें हर चीज़ बता दें, पढ़ा दें, हमने खुद कुछ नहीं करना। ठीक है, टू गिव सो मच हेल्प दे नेवर थिंक फॉर देमसेल्व्स, ये भी एक चीज़ है कि कुछ टीचर्स या कुछ पेडागोजीज़ कुछ सोसाइटीज़ में, कल्चर्स में, एजुकेशन कुछ सिस्टम्स में इस तरह की पेडागोजी होती है दैट दे डू नॉट motivate, they do not encourage student to think for themselves. Mostly the learning is spoon fed learning. When you spoon feed students,
handing them every answer instead of letting them work things out, they need to learn to think for themselves. जब तक स्टूडेंट्स खुद से चीज़ों को सोच के अंडरस्टैंड करके उन आइडियाज़ की एप्लीकेशन नहीं सोचते, प्रैक्टिकली उसको नहीं देखते, तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है. टू टेलर लेसन्स का मतलब to adjust your teaching to fit the specific needs of the students. यानी आप स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, स्टूडेंट की जो नीड्स हैं आपके स्टूडेंट्स की, उनके मुताबिक अपने लेसन्स को एडजस्ट करें, अपनी टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट करें. The next word is to lead by example. Lead by example का मतलब क्या? To influence others by your own behavior. ठीक है, हम कहते हैं ना कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनना, तो इसका ये यहाँ पे मीनिंग है. Children copy what they see, so a teacher who stays calm and works hard lead by example, teaching good habits without saying a word. ठीक है, तो ये आपकी इसकी एग्जाम्पल है. इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं to foster a passion for टू एनकरेज अ डीप लव ऑफ समथिंग. ठीक है, कि स्टूडेंट्स के अंदर एक चीज़ को इंस्पायर करना, उनको किसी चीज़ का शौक दिलाना, टीचर का ये काम होता है. वन इंस्पायरिंग टीचर कैन फॉस्टर अ पैशन फॉर साइंस, sparking such enthusiasm that a student ends up devoting their whole life for it. ठीक है, कि किसी भी टीचर से आप इन्फ्लुएंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आइल्स में स्पीकिंग में क्वेश्चन आता है, आइल्स स्पीकिंग के अंदर एक क्वेश्चन आता है, describe someone that you who inspires you. ठीक है, या आपको क्यू कार्ड में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई टीचर हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं, तो आप उनके बारे में बताते हुए आप ये वाला वर्ड, ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं कि दे हैड फॉस्टर अ पैशन फॉर साइंस इन मी, दे हैड फॉस्टर अ पैशन फॉर फिज़िक्स इन मी. जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप उनको लाइक करते हैं या आप वो यू लुक अप टू देम, तो आप ये वाला वर्ड यहाँ पे, ये वाला फ्रेज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. टीचर बर्नड आउट. टीचर बर्नआउट क्या होता है? एग्जॉस्शन कॉज बाय ओवरवर्क एंड स्ट्रेस. ठीक है, लॉट ऑफ टीचर्स जो हैं वो इससे गो थ्रू करते हैं. एंडलेस पेपर वर्क एंड ह्यूज क्लासेस हैव लेड टू टीचर बर्नआउट सच एज स्ट्रेस, एग्जॉस्शन एंड मैनी टैलेंटेड टीचर्स सिंपली क्विट देयर प्रोफेशन. ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि देखने में नज़र आती है. और नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है उसको देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग, स्टडी स्किल्स एंड कॉग्निशन. कॉग्निशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन एक्टिविटी. इट कैन बी क्रिटिकल थिंकिंग, इट कैन बी आपकी सोचने का, समझने का, लॉजिकल थिंकिंग का, रीजनिंग का जो पार्ट है या जो एक्टिविटी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन. ठीक है, लर्निंग स्किल से रिलेटेड, स्टडी स्किल से रिलेटेड अगर आपको टॉपिक आता है आइल्स में, तो आपने उसको इस तरह से उसमें ये वाले फ्रेजेस यूज़ करने. टू रिटेन इन्फॉर्मेशन मतलब टू टेक इट इन एंड कीप इट इन मेमोरी. चीज़ को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अपने माइंड में बिठा देना, उसको अपनी मेमोरी में बिठाना, ताकि वो आपको याद रहे, देर तक याद रहे. ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं. वी रिटेन इन्फॉर्मेशन फार बेटर व्हेन वी यूज़ इट स्ट्रेट अवे. सिंपली रीडिंग समथिंग वंस एंड नेवर अप्लाइंग इट मीन्स इट फेड्स विद इन डेज. यानी कोई चीज़ आप अगर पढ़ें तो फिर आप उसको अप्लाई भी करें ताकि वो आपके माइंड में बैठे, आपको याद रहे. ठीक है, सो किसी चीज़ को पढ़ के तो बाद में उसको यूज़ भी करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके माइंड में वो रिटेन, वो बैठ जाए. उसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ड है टू गेट टू ग्रिप्स विद, टू स्ट्रगल विद समथिंग अंटिल यू मास्टर इट. ठीक है, किसी चीज़ को तब तक उसके पीछे पड़ जाना, किसी चीज़ के पीछे, जब तक कि आप उसको सीख नहीं जाते, जब तक कि आपको उसको आपको समझ नहीं आ जाती. सो फॉर एग्जांपल, इट टुक मी वीक्स टू गेट टू ग्रिप्स विद स्टैटिस्टिक्स, टू रेसल विद इट until the confusing parts finally clicked and I could handle it with confidence. ठीक, नेक्स्ट आपका है हैंड्स ऑन लर्निंग. हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब लर्निंग बाय फिजिकली डूइंग द टास्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक कॉमन फ्रेज़ है. स्टूडेंट्स जब अपनी एकेडमिक लाइफ को ख़त्म करके जब वर्क फोर्स को ज्वाइन करते हैं तो दे रियलाइज़ कि उनको बहुत सी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो उनको नहीं आती, उनको वो समझ नहीं आ रही होती. तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि उनको इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं सो दैट दे आर एबल टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड, जिसका अभी तक उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को समझा था, उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं समझा. सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, hands on learning, hands on experience. Hands on learning, actually doing the task yourself rather than just watching or reading about it, sticks in the memory far longer. ठीक है, ये आपकी मेमोरी में बैठ जाता है. सो ये आपका है हैंड्स ऑन लर्निंग. नेक्स्ट आपका है ट्रायल एंड एरर. ठीक है, ट्रायल एंड एरर का मतलब लर्निंग बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग दैम. मिस्टेक्स कर करके सीखना, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखना. आई टॉट माई सेल्फ टू कुक थ्रू ट्रायल एंड एरर. कुछ भी सीखते हैं आप, पहले ट्राई करते हैं, नहीं होता, फिर
आप दोबारा ट्राई करते हैं, यू कीप ऑन ट्राइंग अंटिल इट वर्क्स, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट इज़ टू क्रैम। क्रैम का मतलब होता है टू स्टडी इंटेंसिवली एट द लास्ट मिनट। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल नहीं पढ़ते, बस एग्ज़ाम से जो है वो कुछ एक हफ़्ता पहले दे ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग, और इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि बस अफरा तफरी में जल्दी जल्दी जो है वो सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रैमिंग इज़ फ्रैंटिकली स्टफिंग वीक्स ऑफ मटेरियल इनटू योर हेड द नाइट बिफोर यानी द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम माइट स्क्रैप यू थ्रू द टेस्ट बट यू फॉरगेट इट ऑल विद इन डेज। यानी आप दिनों में ये चीज़ भूल जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म आपको। टू कंसोलिडेट नॉलेज, टू मेक शेकी नॉलेज फर्म एंड परमानेंट। अपने नॉलेज को फर्म बनाना, परमानेंट बनाना, ठीक है। दिस इज़ टू कंसोलिडेट योर नॉलेज। रिव्यूइंग योर नोट्स रेगुलरली हेल्प्स यू कंसोलिडेट नॉलेज। टर्निंग फ्रैजाइल हाफ रिमेंबर्ड फैक्ट्स इनटू समथिंग सॉलिड एंड लास्टिंग, ठीक है। यानी जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद हैं उनको अच्छे से दोबारा से करना, उनको तब तक तैयार करना, तब तक उनको रिवाइज़ करते रहना जब तक कि वो आपके माइंड में कंसोलिडेट ना हो जाए, आपको याद आपकी मेमोरी में बैठ ना जाए, ठीक है। टू मेक शेकी नॉलेज फर्म एंड परमानेंट, कि आपको कोई चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ स्टीप लर्निंग कर्व। स्टीप लर्निंग कर्व क्या है? समथिंग डिफ़िकल्ट दैट मस्ट बी लर्नड फास्ट। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आपको लर्न करनी चाहिए, जल्दी आप उसको लर्न करें, उसको आप जल्दी अब्जॉर्ब करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेक करें, तो कहते हैं कि दिस वॉज अ स्टीप लर्निंग कर्व। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट मंथ इन द न्यू जॉब वॉज अ स्टीप learning curve. There was so much to master so quickly that I barely kept my head above water. ठीक है, तो ये steep learning curve की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। इसी तरह से कोई आप अगर किसी सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुरू में आपको वो समझ नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, सो वहाँ पे भी आप इसको वर्ड को स्टीप लर्निंग कर्व को यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं इसको कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए तब तक जब तक कि वो एक जो डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस है उससे गुजर नहीं जाते। टू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड का मतलब किसी चीज़ के लिए आपका एक नेचुरल टैलेंट है, इसी चीज़ में आप नेचुरली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल हैव एन एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस, सम पीपल हैव एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, सम पीपल हैव एन एप्टीट्यूड फॉर आर्ट्स, वो आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं कुछ लोग वैसे ही, तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड, नेचुरल टैलेंट होना किसी चीज़ का। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब एबल टू मेक योर सेल्फ वर्क विदाउट बींग पुश्ड, यानी खुद से आप डिसिप्लिन हैं, आपको किसी को कहना नहीं पड़ रहा, किसी को आपको कहना नहीं पड़ रहा, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। इसी तरह से लास्ट योर फ्रेज इज़ अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। एक पढ़ने की, सीखने की आप में एक तड़प हो, एक शौक़ हो, एक लगन हो, ठीक है, थर्स्ट हो, एक प्यास हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अनस्टॉपेबल डिज़ायर टू लर्न, अ स्ट्रॉन्ग अनस्टॉपेबल डिज़ायर टू लर्न। तो ये थे आपके लर्निंग, स्टडी स्किल्स एंड कॉग्निशन के वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, assessment, exams and grades. So our next subtopic is assessment, exams and grades. अगर आपको assessment, exams, grades के हवाले से कोई टॉपिक आ जाता है IELTS में तो आपने कौन से phrases यूज़ करने हैं, let's discuss. To sit an exam का मतलब है to take an exam. An exam oriented system का मतलब है कि कोई सिस्टम जो एग्ज़ाम्स के ही बिल्ड अराउंड किया हो, ठीक है, कि आपने एग्ज़ाम देने हैं जिसकी वजह से आप लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग बेस्ड नहीं है, लर्निंग इज़ नॉट द मेन पॉइंट, बट एग्ज़ाम्स देना और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, हायर मार्क्स अचीव करना, दैट इज़ द मेन गोल। सो ये है एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम वेयर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पासिंग टेस्ट एंड चिल्ड्रन एंड अप लर्निंग फ्रॉम एग्ज़ाम्स रादर दैन फॉर लाइफ। बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के पीछे अपनी चीज़ों को लर्न करते हैं कि हमने, चूँकि एग्ज़ाम, बच्चे लर्निंग के लिए लर्निंग नहीं करते बल्कि एग्ज़ाम के लिए लर्निंग करते हैं। सो दैट इज़ एन एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम। हाई स्टेक्स टेस्टिंग, इसका मतलब होता है एग्ज़ाम्स दैट हैव ह्यूज लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। A single exam can make or break a child's whole future, piles on so much pressure that some students simply give up. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं continuous assessment. इसका क्या मतलब है? मतलब judging students on ongoing work, not on one final test. ये नहीं कि आपने पढ़ा के लाइक 6 months के बाद
टेस्ट लेना है या फिर 1 साल के बाद टेस्ट लेना है, बल्कि आप साथ साथ स्टूडेंट्स की असेसमेंट लेते रहें, विच इज़ कंटिन्यूस असेसमेंट। इसी तरह से टू पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब है टू पास एक्सट्रीमली वेल, किसी टेस्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, उसको कहते हैं टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। टू स्क्रैप थ्रू का मतलब है टू जस्ट ओनली मैनेज टू पास, बस पासिंग की हद तक अपनी जो पढ़ाई है उसको करना। नेक्स्ट इज़ टू रिगर्जिटेट फैक्ट्स, टू रिपीट मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये भी रूट लर्निंग की एक फॉर्म है। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ अ गुड फ्रेज, इसको आप याद करें, ठीक है, इसको आप यूज़ करें। लैक ऑफ स्लीप डायरेक्टली हार्म्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज़ अ ट्रू मेजर ऑफ एबिलिटी, ठीक है, an accurate reflection of what someone can do. A single 3-hour exam is rarely a true measure of a student's ability. It captures one stressful morning, not everything a student can actually do. So ये एक कौन है, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम का जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, ठीक है, कि आप उससे एक चाइल्ड की, एक स्टूडेंट की एक प्रॉपर एबिलिटी जो है वो असेस नहीं कर सकते। टू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, टू डू वर्स देन एवरीवन, ठीक है। टू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब कि बाकी सबसे बहुत बुरा परफॉर्म करना। Even brilliant students sometimes fall short of expectations on the day, performing well below the high standards everyone predicted for them, ठीक है। So this is very common. So our next topic is curriculum and subject. So let's see कि इसमें हमारे पास कौन से जो phrases हैं और vocabulary words हैं. So first is the curriculum. Curriculum, as we all know, it is a full list of subjects that a school must teach. ठीक है, curriculum, core subjects versus electives. देखें, 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं आपके कोर्स सब्जेक्ट्स जो आपके मेन कोर्स के पार्ट से रिलेटेड हैं, और एक होते हैं आपके electives जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप वो कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करते हैं, ठीक है, जो जिनको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका है बैलेंस्ड करिकुलम, ठीक है, वन गिविंग फेयर वेट टू मैनी सब्जेक्ट एरियाज़, ठीक है, जो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ को सेम वेटेज देता है, वो उससे हम कहते हैं ये एक बैलेंस्ड करिकुलम है। बैलेंस्ड करिकुलम गिव इक्वल वेट टू आर्ट्स and the sciences. So pupils leave school informed across a wide range of subjects rather than narrowly trained in a few, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम practical life skills. Practical life skills, everyday abilities to actually that you need in real life. Practical life skills is everyday abilities that you actually need in real life, ठीक है। Schools should teach practical life skills, everyday abilities like managing money, cooking, or filling a form that students genuinely need once they leave the schools. स्कूल्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, और जो प्रैक्टिकल में एक्चुअल में उनको एवरीडे लाइफ स्किल्स जो ज़रूरत होती है वो नहीं देते, तो ये उनको करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी टीच करनी। नेक्स्ट फ्रेज इज़ STEM सब्जेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ये आपके STEM सब्जेक्ट्स हैं। दिस इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ S for science, T for technology, E for engineering and M for maths, ठीक है। Governments are pouring money into STEM subjects, ठीक, because those fields drive the modern economy, ठीक है ना। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट्स, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, आर्ट्स भी कहते हैं। टीच एम्पथी and an understanding of the people that pure sciences never can, ठीक है। सो ये humanities, human sciences कहते हैं इनको। An outdated curriculum is one where course content that is no longer relevant to modern day and age, ठीक है। जो outdated curriculum होता है जिसका आज की दुनिया में कोई ना यूज़ है, ना ही वो जो content है वो up to date है। So an outdated curriculum still teaching skills the world stopped needing years ago, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से पाकिस्तान में हमें अभी तक लेटर लिखना सिखाया जाता है, उर्दू में बच्चे ख़त लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेटर तो अब लेटर राइटिंग तो कोई भी नहीं करता। सो वाई आर यू टीचिंग द किड्स दीज आउटडेटेड स्किल्स? लीव स्टूडेंट्स अनप्रिपेयर्ड फॉर द जॉब दैट एक्चुअली एग्जिस्ट टुडे। नेक्स्ट इज़ टू ओवरहॉल करिकुलम, to redesign it completely,
The ministry plans to overhaul the curriculum, tearing up the old syllabus and rebuilding it from scratch to fit the modern world. ठीक है. Next phrase is real world application. Real world application. Practical usefulness outside the classroom. Classroom से हट के किसी चीज़ की क्या usefulness है, that is your real world application. For example, students switch off when a subject has no real world application, when they can't see how any of it will ever be useful in the real life. ठीक है. Our last phrase is to be embedded in the curriculum. Curriculum का पार्ट होना, हिस्सा होना, उसमें जुड़ा होना, build into every part of the course. इसका सेंटेंस देखते हैं. डिजिटल स्किल्स शुड बी एम्बेडेड इन द करिकुलम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. सो आपके जो डिजिटल स्किल्स हैं वो बहुत शुरू से, फर्स्ट ईयर से आपके करिकुलम का पार्ट जो है वो उनको होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं 9th हमारा टॉपिक, सब टॉपिक है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन लर्निंग. सो डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग, दिस इज़ डिस्टेंस लर्निंग. ठीक है. स्टडिंग फ्रॉम होम, फार फ्रॉम एनी कैंपस. कैंपस से हट के आप जो डिस्टेंस पे लर्न करते हैं कोई चीज़, फ्रॉम होम, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द कैंपस. ठीक है. थ्रू लैपटॉप और थ्रू अ क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, लर्निंग इज़ टेकन प्लेस outside of the classroom, so that is called distance learning. Then your next phrase is to study at your own pace. To study at your own pace, to learn on your own schedule and speed. अपने schedule और speed के मुताबिक learn करना. ठीक है. Next is flexibility and accessibility. इसका मतलब है the freedom to learn anytime anywhere. ठीक है. So for example, e-learning जो है that gives you flexibility and accessibility. Anyone can learn anywhere, anytime. ठीक है. That fits their routine. Then virtual classroom is an online space where a class meets live. ठीक. virtual classroom के online आप जो हैं वो learning कर रहे हैं. Digital divide का क्या मतलब है? The gap between those with and without technology. ठीक है. The digital divide became painfully clear during the pandemic. Pupils with fast internet kept on learning, while the poorer ones with no laptop or connection were simply left behind. Next is to democratize education. ठीक है. To make it available to everyone, rich or poor. Free online platforms have democratized education, putting lessons from the world's best universities within the reach of anyone with a phone, whatever their income. ठीक है. So आपने democratize कर दिया education को. Lack of face-to-face interaction, to miss real in-person contact, जो कि एक virtual classroom का एक drawback होता है. Next phrase is self-paced modules. मीनिंग सेपरेट लेसन्स यू वर्क थ्रू इन योर ओन टाइम. जो आप कोई रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो उसमें सेल्फ पेस्ड होता है वो. ठीक है. सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं, आप अपने टाइम में उनको ले सकते हैं. अपनी स्पीड पे, अपनी पेस पे आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी टीचिंग ऑटोमेटिकली टेलर्ड टू ईच लर्नर. पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज़ के आप स्टूडेंट के लिहाज से, स्टूडेंट के को फोकस रखते हुए आप लर्निंग जो है वो अपनी डिज़ाइन करें. स्क्रीन फटीक इज़ टाइडनेस कॉज्ड बाय टू मच टाइम ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर आपको थक जाते हैं आप. इट कॉजेज़ टाइडनेस, तो इसको हम कहते हैं स्क्रीन फटीक. So our last topic is access, equality, cost and lifelong learning. So let's look at the phrases. First is equal access to education. ठीक है. जिसका मतलब है कि सबको एजुकेशन मिले. ठीक है. एजुकेशन सबका राइट है. एवरीवन शुड गेट एक्सेस टू एजुकेशन, रिच और पुअर. ठीक है. उसके बाद है टू लेवल द प्लेइंग फील्ड. ये बहुत एक अच्छा फ्रेज़ है जिसका मतलब है टू मेक conditions equally fair for all. ठीक है. Free meals and free textbooks help level the playing field, giving poorer children same fair starting point as their wealthier classmates. ठीक है. यानी अब सब बच्चे जो हैं वो अपनी कलर, कास्ट, क्रीड, whatever the differences they have, they all are given free education. They are given free textbooks जिससे उनको आपने
प्लेइंग फील्ड जो है उसको लेवल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी अ फैमिलीज सोशल एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अ चाइल्ड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड still has an enormous influence on how well they do at school, ठीक है। नेक्स्ट इज़ disadvantaged students, इसका मीनिंग है learners with fewer opportunities than others, ठीक है। इसमें scholarships exist to help disadvantaged students. Bright children from poorer families who'd otherwise never afford it get the education they deserve, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस तरह से क्या होता है, प्लेइंग फील्ड लेवल कर देते हैं आप, to level the playing field. Scholarships and bursaries, grants of money that pay for a student's study, ठीक है। इसी तरह से a barrier to education, something that blocks access to learning. An example is for millions of children, cost is the greatest barrier to education, ठीक है। Expensive cost of certain schools and universities. Next word is lifelong learning. Lifelong learning का meaning है continuing to learn throughout your whole life, ठीक है। कोई चीज़ जो आप अपनी पूरी लाइफ जो है उसको लर्न करते रहें। इन अ वर्ल्ड दैट चेंजेस दिस फास्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ इसेंशियल। यू कांट सिंपली स्टॉप एट 18 बट मस्ट कीप लर्निंग राइट थ्रू योर वर्किंग लाइफ, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी जो वर्किंग लाइफ है वर्क प्लेस पे डेली की बेसिस पे न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं, न्यू सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब AI ने चीज़ों को बहुत चेंज कर दिया, सो लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट इज़ टू रीस्किल। रीस्किल का मतलब टू रिटेन एंड लर्न कम्प्लीटली न्यू एबिलिटीज़। आप अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते रहें, अपनी स्किल्स में ऐड ऑन करते रहें स्किल्स को, रिटेनिंग एंड पिकिंग अप न्यू एबिलिटीज़ सो दे स्टे यूज़फुल इन अ शिफ्टिंग जॉब मार्केट, ठीक है। ये उसी तरह की बात है जो भी हमने ऊपर देखी है। वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेड, यानी स्किल्स की ट्रेनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बिंग, वायरिंग, हेयर ड्रेसिंग, ठीक है। दिस गिव्स यंग पीपल जॉब रेडी स्किल, ठीक है। उसके अलावा जो है दैट लास्ट इज़ टू कीप पेस विद अ चेंजिंग वर्ल्ड, मीन्स टू स्टे अप टू डेट एज थिंग्स चेंज, यानी अप टू डेट रहना, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं आप भी अप टू डेट रहें। ओनली बाय लर्निंग कंटिन्यूसली कैन वी कीप पेस विद चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो that was it for today's video. I hope you enjoyed the video. If you like the video, do subscribe my channel. I make videos every week. See you in the next video. Thank you.